वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में माशी तौर पे कत्ले आम किया जा रहा है, जिस तरीके से अवाम का मेहनत का पैसा जिस तरीके से बर्बाद किया जाता है, करप्शन की नजर हो जाता है, तो ये बात यकीनी है कि ये बहुत बड़ा मसला है। सुहेब साहब, आप काफी एक्सपीरियंस है इन सारे मामलात में। आज पाकिस्तान में कोई काम करना हो, कोई भी शोबे से आप चले जाएं, किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बिना करप्शन के आप अपना जायज हुकूक नहीं ले सकते। इस करप्शन के नासूर से हम किस तरीके से बाहर आएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको स्टेट में डेवलप करनी है तो वहाँ पे जो इदारों का एक रोल है, अब उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, उसमें आपके ये मॉनेटरी इदारे जितने भी आ जाते हैं, तो उनका एक सिस्टम्स है और उस सिस्टम्स के अपने इन्वायरमेंट्स को जब तक वो रीड नहीं करते तो उस वक्त तक वो सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी कि आप वहाँ की मार्केट स्ट्रक्चर्स को बता कैसे रहे हैं, और जब तक आप उसको एक सिस्टम में फ्लो नहीं करेंगे उसी इन्वायरमेंट को देखते हुए, ये बड़ी जनरल सी बात है ये, और ये पूरे उसमें अगर आप देखें तो ये फ्लो करती है कि अगर आप माहौल बदल जाएगा ना, कैसे बदलेगा तो उससे निजाम तब्दील होगा। माहौल तो बदलना बहुत मुश्किल है ना। जो इंसान उस इदारे में आता है, उस सीट पे आता है, वो यकीनी तौर पे लाखों रुपए की रिश्वत दे के आता है और फिर इस बात का कमिटमेंट होता है कि लाखों करोड़ों रुपए मजीद रिश्वत के तौर पे दिए जाएंगे। तो ये माहौल बदलना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। ये फ्रॉम द टॉप चला आ रहा है। इस माहौल को बदले आखिर कैसे? देखें, इसकी बड़ी सिंपल सी एक, अगर आप देखें एक ट्राइंगल बेसिस के ऊपर इसको जज करें कि एक स्टेट के अंदर जो है ना वो 3 फंक्शनल बॉडीज काम कर रही होती हैं। वन इज योर इंस्टीट्यूट, सेकंड इज योर पॉलिटिकल, जो भी आपकी पार्टीज हैं जिसके थ्रू आप उस गवर्नमेंट को एज अ मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए, ठीक है। और इदारे तो इंस्टीट्यूट जो है वो जब तक स्टेट रहेगी वो कायम रहेंगे, और थर्ड पार्टी होती है पब्लिक, ठीक है। अगर ये तीनों पार्टीज में से कोई 2 पार्टीज आपस में जुड़ जाएं तो तीसरा हारेगा। सर कैसे जुड़ेगी, मुझे ये बताना। इंस्टीट्यूट में वही लोग आते हैं जो इन पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, पॉलिटिशियन से जो करीब होते हैं। पॉलिटिशियंस उन्हीं लोगों को अपने पास लाते हैं जो उनकी करप्शन पे पर्दा डालते रहे। तो मैं जैन, आई थिंक यू कैन आंसर बेस्ट इन दिस। हमने ये बात पाकिस्तान में थ्रू आउट देखी है। अगर आपने करप्शन करनी है, आपने बेईमानी करनी है, 2 नंबरी करनी है, तो आप अपने नीचे सब ऑर्डिनेट में कोई ऐसा कमजोर इंसान को लगा दें जो आपकी करप्शन पे पर्दा डालता रहे, आपके सामने मुंह बंद करके बैठा रहे। ये इस तरह के केसेस तो हमारे यहाँ जगह जगह बिखरे हुए। इसको रोकेंगे कैसे हम आकर? देखिए, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसमें आपको जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफॉर्म्स लेकर आएँ, और ये बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह होता है कि आपने छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें। आपने बिल्कुल जो है, आप जो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है आपने उसको चेंज किया। हमने माजी में इस तरह की मिसालें देखी है कि आपने एक इदारे के चेयरमैन को चेंज कर दिया, और अब आपने ये भी देखा कि वहाँ पर वो काम नहीं कर सका और वहाँ से रिज़ाइन कर जाता है। तो इसके साथ साथ आपको उस इदारे में जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आपको जो इदारे के अंदर जो सिर्फ हेड लेवल है उसको नहीं, उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, और फिर आपको नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। क्यों ना लाया जा कि आज अगर कोई कोशिश भी कर ले, कोई ख्वाहिश भी कर ले, तो वो कर ना सके करप्शन। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ये है ना कि ब्लैक इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस बात में क्रेडिट भी दूंगा गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से इन्होंने ये हवाला हुंडी के कल्चर को रोका, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रिसेंटली इकदाम उठाए, रोशन डिजिटल पाकिस्तान जैसे, राष्ट्र जैसे इकदाम, इससे करप्शन रुकी। तो इस तरह के मजीद, अभी हम जैसे बात करें डीमोनेटाइजेशन की, अगर हम बात करें, ये जो डीमोनेटाइजेशन ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, रोल प्ले कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और फेटिफ की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर भी काफ़ी जो है अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की। वो अलग बात है कि कुछ पॉइंट्स पे वो लैग कर रहे हैं और जिस पे वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से एक पॉइंट अगर वो कंसिडर करें कि जिसकी वजह से करप्शन रुक सके, वो डीमोनेटाइजेशन है। आपने जैसे एक रिकमेंडेशन भी है कि 5000 की नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट यू से कि अगर 5000 की नोट को खत्म कर दिया जाए तो करप्शन रुक जाएगी इससे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल रुक जाएगी, लेकिन जो करप्शन की जो लेवल्स हैं वो एटलीस्ट वो एट अ सर्टेन पॉइंट पे रुकेंगे आके। और अगर आपने 5000 की नोट की बात छेड़ी है, तो अब मैं आपको 2006 में जब ये लॉन्च हुई थी, 5000 की नोट नई इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, तब उसका रीज़न ये दिया गया था कि ये आवाम की जो है कन्वीनियंस के लिए, उनकी सहूलत के लिए, और साथ में ये बताया गया कि
इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाएगी कि 1000 की नोट अगर प्रिंट करें तो आपको 5 प्रिंट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप एक 5000 की नोट प्रिंट कर लें तो 10,000 की कर लें और कम पड़ जाएगी। बिल्कुल, आप 1 लाख की भी कर सकते हैं। तो फिर तो बिल्कुल यही है। अब इसमें इसका रीजन ये नहीं होना चाहिए, इसका रीजन कुछ और होना चाहिए। अगर वो बताते तो उस वक्त अच्छी बात थी। शायद वो एक बेंचमार्क बना दिया, गलत बेंचमार्क बना दिया, स्केपगोट कर दिया कि लोगों की आसानी के लिए। शायद वो अपनी आसानी, वो लोग नहीं बता रहे लेकिन कौन से लोग शायद अपने इर्द गिर्द के लोग होंगे उनकी बिल्कुल, अब हो सकता है गवर्नमेंट को अब समझ आया कि वो अब डिसकंटिन्यू कर दे, या जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो समझते हैं कि इससे कुछ करप्शन में कमी आ सकती है। लेकिन हमारे पास दूसरे एरिनाज भी मौजूद है जहां पर लोग अपना ब्लैक मनी जो है 5000 की नोट कन्वर्ट करा के गोल्ड के बिस्किट्स ले सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी में हमारा एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का, जहां पर लोग ब्लैक मनी लगाकर। तो शेख साहब को तो पता है ना, प्रॉपर्टी में तो काफी सारा छूट भी है कि अगर आप ब्लैक मनी है, अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, तो आप वहां जाकर पार्क कर दें। तो ये तो सारे मामला बिल्कुल, ये सिर्फ 5000 की नोट की बात नहीं है, आपको हर एरिया में देखना पड़ेगा। अब मैं इस पे भी जो है गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो है KYC जो सिस्टम है, जो नो योर कस्टमर की पॉलिसी है, वो रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स पे भी लगाई हुई है, और साथ ही साथ जो है गोल्ड ओनर्स जो गोल्ड में काम करते हैं, कमोडिटीज़ में काम करते हैं, उन पे भी लगाई हुई है। लेकिन बात सारी ये है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक वो कर सकते हैं। अगर वो इस चीज़ में अचीव हो जाते हैं तो फिर ये आपकी जो ब्लैक मनी है वो आसानी से कर्ब हो सकती है इकोनॉमी से। शेख साहब, ये ब्लैक मनी की बात हो रही है, मुझे ये तो पहले बताएं जो हमारी करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी ये इस बात को मुतामिल हो सकती है कि हम इतना बड़ा इकदाम उठा लें इस वक्त? ओवर द नाइट जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जिनके पास ये नोट्स रखे हुए हैं और उसके बाद वो किस तरीके से वो 5 साल बाद लेकर आ जाएं अपने नोट। किसी के पास अगर एक जायदाद के तौर पे उनके पास ये वैल्यू रखी हुई है, उनको नहीं पता था, तो आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आप बिल्कुल एक जो टैक्स इवेजन का मामला है और इसी से जो ब्लैक मनी जो है वो इन बड़े पैसों पे या 5000 के नोट के ऊपर चल रही है, तो इसके बेसिस के ऊपर आप इसको डीमोनेटाइज की तरफ तो जाते हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर आप ये स्टेप करते हैं तो इससे छोटा नोट कौन सा आपके पास, 1000 रुपए है, 500 रुपए, तो 1000 रुपए के नोट के ऊपर और 500 रुपए के नोट के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग कितनी है? क्या करप्शन उसमें नहीं हुई आज से? बिल्कुल हुई है, और उससे पहले 5000 से पहले भी रही थी। लेकिन वही आपका जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, क्या उसके जाली नोट नहीं है मार्केट में? मेरे ख्याल से ये हम अक्सर नाम सुनते हैं, सरे महल, ग्रीन फील्ड अपार्टमेंट, एवन फील्ड अपार्टमेंट, लंदन अपार्टमेंट्स, स्विट्स अकाउंट्स। तो ये तो मेरे ख्याल से उस जमाने के नहीं है जब 500 रुपए का या 1000 रुपए का नोट था, तब तो 5000 का नोट नहीं था। और ये 20-25 साल से देखिए, ये सिर्फ 5000 की नोट की बात नहीं है। अगर आप कन्वर्ट कराना चाहे तो आज प्राइस बॉन्ड में भी करा सकते हैं। और प्राइस बॉन्ड पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, 40,000 का प्राइस बॉन्ड को रोकना की बात, 25,000 को बंद कर दिया, तो ये ऑफिशियल करवा दिया आपने। तो लेकिन हमारी इकोनॉमी में स्टिल ये सवाल रख रहा हूं, व्यूअर्स ये सारे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में इस तरह का कड़ा इकदाम लेने से इकोनॉमी हैंडल कर सकेंगे या नहीं? देखिए सर, अगर ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करते हैं, अगर ये कहते हैं कि हमारी ये करेंसी जो है अगर इसको हम डीमोनेटाइज कर दें और इसके बाद फिर हम किसी दूसरी करेंसी के साथ मैच बना करके एक और करेंसी लॉन्च करें, यानी जैसे आपने देखा था यूरोपीय यूनियन में जो काम हुआ, यूरो लॉन्च हुआ, ठीक है, तो इसके इकदाम तो फिर बेनिफिट है, वहां पे तो अच्छा काम। मलेशिया से बात की जाए, टर्की से बात की जाए, मिलाकर करेंसी लॉन्च की जाए। अगला मॉडल तो जो फ्रेम नजर आ रहा है यहाँ पे वो सीपैक है, ठीक है, तो चाइना के साथ हम मिलकर तो कुछ इसी तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली अगर वो भी बिजनेस देंगे आपको, तो जो वर्ल्ड की जो एक ब्लैक शीप माफिया है वो अल्टीमेटली कौन सी करेंसी को सबसे ज्यादा प्रेफर करेगी? सही, दैट इज योर PKR, ठीक है, अगेन पाकिस्तानी रुपीस। तो वो यहां से चैनलाइज करते हैं। अच्छा, एक और फैक्टर भी है, जब माफिया किसी कंट्री की ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, तो जो दूसरी कंट्रीज की माफिया होती हैं वो भी उनके साथ मिलकर के उसी कंट्री में अपनी सेविंग्स करवाती हैं। बिल्कुल सही। मतलब आज जहां चाहे हमने देखा ये जिस तरीके से पर कंपनीज बनाई जाती हैं और ऑफशोर कंपनीज, तो ये दुनिया भर में ये सारे प्रैक्टिसेस तो मशहूर हैं। आज अगर किसी को अपने पैसे रखवाना है तो स्विस अकाउंट्स तो उनके लिए जन्नत है, जिसको आज तक रोका नहीं जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि FATF के मामला अगर आते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। लेकिन अगेन ये करने के बाद करप्शन रुक जाएगी, कम आ जाएगी। करप्शन का मेन इंस्टेंस वहां की आवाम, जो मैं सबसे पहले बताना चाह रहा था कि एक ट्राइंगल अगर आप देख लें यहाँ पे, कि अगर आवाम और इदारे मिल जाए ना, तो ये पॉलिटिकल की जितनी भी करप्शंस उठती हैं ये फिर आपकी स्टेट पे पावर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिले हुए और आवाम वहां पे खत्म होती जाती है, यानी आवाम वीक है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताता चलूं, जब हम करप्शन का जिक्र करते हैं तो यकीनी तौर पे करप्शन की जब बात आती है गवर्नमेंट के सेटअप पे,
मुल्क के सेटअप पे तो करप्शन होती है बड़े लेवल की करप्शन। अगर मैं मिसाल दूं पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में तकरीबन 1946 में फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन की गई, 500,000 रुपए के नोट बंद किए गए और उसके बाद वो डीमोनेटाइजेशन को रिवर्स किया गया 1954 में। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उस वक्त नोट बंद किए जाएं, तो अगले ही कुछ अरसे बाद हमने देखा कि आने वाली नई हुकूमत ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। इसके साथ 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुई और बड़ी तादाद में हुई। इसके बाद 2016 में जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का नारा लगाया, अवाम को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया और राफेल तैयारे के मामला के ऊपर इंडियन मीडिया अपना कहता है, बहुत दुनिया भर के मीडिया ये बात कहते नजर आए कि बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई। तो जिसने करप्शन करनी है, जो असल जो जड़ है करप्शन की, वो तो टॉप से है, उसका इस 5,000 के नोट से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है यूरो से, उसका ताल्लुक है डॉलर से, उसका ताल्लुक है बॉन्ड से। तो वो तो करप्शन करता रहेगा ना। तो जैन अगर हम कर लेते हैं तो इससे छोटे लेवल की करप्शन तो रोक देंगे, लेकिन जो स्टेट लेवल पे करप्शन होती है, जो किकबैक्स लिए जाते हैं, हम देखते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का नारा लगाती है कि लाहौर में मेट्रो बनी, इसमें किकबैक लिया, फला मोटरवे लिया, इसको इतना रूट बढ़ा दिया तो क्योंकि इसमें किकबैक था इसलिए लिया। तो ये सारे मामला फॉरेंसिक एक्सपर्ट किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो लोअर लेवल की करप्शन है कि जैसे कोई एक डिपार्टमेंट में जा रहा है और वहाँ पर उसने अपना काम करवाना है तो उसने पैसे दे दिए, अब वो जो पैसे रिसीव कर रहा है वो तो उसने अपने पास रख लिया और बाद में इसको चेंज करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। लेकिन जो ऊपर लेवल की करप्शन है, जो कमीशन और किकबैक्स की बात है, तो उसमें जो है फाटिफ का अगेन यहाँ पर रोल होना चाहिए और इसकी रिकमेंडेशंस भी है कि आप जो है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको आप ओवरकम करें। आप अपने जो है KYC प्रोसीजर्स जो है और CFT प्रोसीजर्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, इसमें छोटे लेवल की आपने बात की, छोटे लेवल पे जो करप्शन हो रही होती है, मुझे ये तो बात बताएं कि यहाँ पे जो इदारों में करप्शन हो रही होती है वो एक परसेंटेज बना होता है। ये छोटी करप्शन जो बज़ाहिर नजर आती है वो इन दी एंड पूल होके जाती है बड़े साहब तक, बड़े बॉस तक जाती है और वहां जाके वो सारा पैसा पार्क हो रहा होता है। बड़े साहब जो हैं उनको फिर ऑफशोर कंपनीज में या स्विस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये छोटी करप्शन वहां जाके बड़ी हो जाती है और इन दी एंड जो छोटा आदमी होता है इसका फिर चवन्नी चिल्लड़ जाता है और असल जो पैसा होता है वो बड़े साहब तक पहुंच जाता है, फिर अगेन वो इकोनॉमी से बाहर हो जाता है। तो इकोनॉमी से बाहर करने के लिए अगर हम इस तरह के इकदाम लेते हैं तो यकीनी तौर पर ट्रेड मुतासिर होगी। हमने देखा रिसेंटली कराची की बड़ी बड़ी मार्केट्स में पर्ची सिस्टम चला, जोड़िया बाजार मिसाल है, यहाँ पे लोगों ने ट्रांजैक्शन की खत्म कर दी, कैश की लेन देन पे काम किया और जो भी काम था वो पर्ची सिस्टम पे कर दिया। तो इसको किस तरीके से रोक सकेंगे? बिल्कुल सही बात है। इसमें जो हमने पहले भी देखा कि टैक्स सिस्टम में जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो है, आपने जोड़िया बाजार की एग्जांपल दी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप कराची का जो है सिर्फ साउथ का रीजन उठा लें तो आपको इतनी मार्केट्स मिलेगी जहाँ पर सिर्फ कैश में काम हो रहा होता है और सिर्फ यहाँ पर हज़ारों और लाख की बात नहीं होती है, करोड़ों रुपए लोग जो है अपने हाथों में लेके जो है इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मतलब छोटी सी अगर किसी ने दुकान खोली हुई है और उसके बाद 6 टेलीफोन पड़े हुए हैं तो उस टेलीफोन पे जो करोड़ रुपए का काम हो रहा है। मतलब सिर्फ वो कॉन्टेक्ट्स पे जो है बता रहे होते हैं कि यार मेरे इतने पैसे, तेरे इतने पैसे और ये हमारे एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब सेटलमेंट हो रही होती है बेसिकली, वो कैश में होता है, बिल्कुल हवाला हुंडी आप कह लें उसको या फिर जो है एक्सचेंज फॉर कैश कह लें। तो ये सारी चीज़ें कैश में हो रही होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको इन इंडस्ट्रीज़ को जो है और इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। अब हम जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखते हैं कि एक बिल्डिंग जो है साल भर में खड़ी हो जाती है और उसकी बुकिंग भी सारी हो जाती है। हर चैनल पे आप देख लें कि इसकी ऐड चल रही होती है, कोई ना कोई बुकिंग हो रही होती है। तो हम जब पहुंचते हैं वहाँ पूछने के लिए तो बोलते हैं कि बुकिंग हो गई, या अगर अवेलेबल भी होती है तो उसकी प्राइसेस इतनी हाई होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको जो वो वहाँ पर कौन सा पैसा लगा हुआ है, वहाँ पर ये ब्लैक मनी लगा हुआ है। तो उसको जो है ओवरकम करने के लिए इसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा 5,000 का नोट, कि जिसकी वजह से जो है, और बिल्कुल वो ओवरनाइट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इसमें इतना मार्जिन होना चाहिए कि जो जिसके पास बल्क में पड़ा हुआ है पैसा वो जो है कन्वर्ट ना करवा सके किसी और चीज बल्क में हो। और मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये बात डिस्कस जरूर करेंगे जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या फॉलो किए जाए। अगर तो हमें डीमोनेटाइजेशन करनी है, अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।